गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड आरएनएस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं आर से लिख सकता हूँ। देखिए, टेम्परेचर जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। टेम्परेचर जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो टेम्परेचर जो है यदि आप इंक्रीज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी। तो चाहे वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सबकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम N2O5 का डीकम्पोजिशन को देखते हैं। N2O5 के डीकम्पोजिशन को हम समझते हैं। तो देखिए, 273 केल्विन टेम्परेचर पर N2O5 के लिए आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 7.87 इंटू 10⁻⁻7। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू 273 केल्विन पे होती है। अब आप टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के 298 केल्विन कर देते हैं, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 3.56 इंटू 10⁻⁻5 हो जाती है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट 45 टाइम्स बढ़ जाता है। तो देखिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर यहाँ पे रेट जो है रिएक्शन की रेट कांस्टेंट जो है वो आपका 45 टाइम्स बढ़ गया। अब देखिए, N2O5 के डिकम्पोजिशन की बात करते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है। तो देखिए, N2O5 का 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि रिएक्शन को करवाते हैं, N2O5 का डिकम्पोजिशन यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो ये रिएक्शन 10 दिन में पूरी होती है। यदि यही रिएक्शन हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो ये रिएक्शन 5 आवर्स में पूरी हो जाती है। और यदि हम 50 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये 12 मिनट में पूरी हो जाती है। मतलब रिएक्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट होती जा रही है, मतलब उसमें कम टाइम लग रहा है। मतलब फास्ट होने का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने पर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे लिख सकते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं कि रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
देखिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए कोई भी रिएक्शन होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जेड पे डिपेंड करती है ना। इस जेड को हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जेड पे डिपेंड कर रही है, इसको हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। देखिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, मैं टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहा हूँ, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं या रिएक्टिंग स्पीशीज होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा, आपकी जेड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जेड बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इसका कितना इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अक्सर ये देखा गया है कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कोई रिएक्टेंट है, अब हम उसका टेम्परेचर 310 कर देते हैं, यहाँ पे हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तब मतलब इस रिएक्शन का आपकी रेट जो है वो 3% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 3% रेट बढ़ती है, ठीक है। टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो रेट क्या कितनी बढ़ेगी, 3%। तो यदि केवल जेड आपका रेस्पॉन्सिबल है इस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, इफ़ जेड इज ओनली रेस्पॉन्सिबल, तो ये 3% जो आपका रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है ये बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 3% इंक्रीमेंट जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। यदि केवल जेड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है तो ये वैल्यू जो है, क्योंकि 3% बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल जेड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉट ओनली डिपेंड ऑन जेड। अब देखिए तो ये और किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने कल आपको कॉलिजन थियरी में एक्सप्लेन किया था कि ये डिपेंड करता है एक दूसरे फैक्टर पे जिसको हम बोलते हैं एफ। एफ से आपको याद आ गया होगा कि ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ तो देखिए इसको हम इफेक्टिव कॉलिजन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। तो देखिए कॉलिजन थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कॉलिजन इफेक्टिव, जो कॉलिजन इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, इसको एक्चुअल में इफेक्टिव कॉलिजन ही लिखिए आप। जो कॉलिजन इफेक्टिव होते हैं वही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। और जो कॉलिजन नॉन इफेक्टिव होते हैं तब क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए क्या होता है, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। एक तो मैंने आपको एनर्जी की बात की थी कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उसकी एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इनकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी एनर्जी की वो एप्सिलॉन स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए, या तो इसके बराबर या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। एप्सिलॉन स्टार क्या है, ये थ्रेशोल्ड रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी है। इसको मैं लिख देता हूँ, थ्रेशोल्ड रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, ठीक
ठीक है। तो रिएक्टिंग स्पीशीज़ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी थ्रेशोल्ड रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होंगे और रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से जो है एनर्जी ऑफ कोलिजन डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो आपके डिटरमाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो दिस एनर्जी डिटरमाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर पे, जेड और एफ पे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड इंटू एफ। देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि कुछ कोलिजन जो होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं और कुछ कोलिजन हाईली एनर्जेटिक नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ कोलिजन जो है वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं और दूसरे नहीं होते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, ऑल द मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सबके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी, सारी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है। तो देखिए, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारे पास में एक ये आप रिएक्शन करवा रहे हो और आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंट कलर मैंने एनर्जी के पैटर्न को शो करने के लिए किया है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपके पास में ये रिएक्टिंग मिक्सचर्स है, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, है ना। तो जब ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। व्हेन दे कोलाइड, ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। कॉलिजन से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। तो कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आपकी जो रेड वाले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये जो ब्लू वाले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है और बाकी सब की काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअल में इन बिटवीन है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन बिटवीन है, ठीक है।
तो देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, वो उनकी उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम उनका नंबर को हम NE इस तरीके से लिख देते हैं। ये आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो आपके ई काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास में जो एनर्जी है उसको क्या लिखेंगे, NT से लिखेंगे, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसके पास में NT आपके नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, ठीक है। और ये आपके काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स है ना। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, NE/NT, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी E, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी E। तो ये फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का। अब हम इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है उसके बीच में और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। इस ग्राफ को हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में और एनर्जी के बीच में, ठीक है। ये ग्राफ आपको एक्चुअल में बेल शेप में दिखता है, ठीक है। देखिए ये ग्राफ इस तरीके से आपको मिलता है, तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एनर्जी जो है वो एक्चुअल में बढ़ रही है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल की एनर्जी 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। और यहाँ से लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है। अब आपको यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कम एनर्जी वाले आपके पार्टिकल्स है जिनकी एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक बहुत कम एनर्जी है। फिर यहाँ से आप यहाँ तक चलेंगे तो एनर्जी जो है वो एक्चुअल में इंटरमीडिएट हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो मॉलिक्यूल्स है आपके, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो आपको रेड से मैंने आपको दिखाया था, तो ये ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वेरी हाई एनर्जी, और इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, वेरी लो। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी बहुत कम है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जो बहुत कम एनर्जी रखता है, वेरी लो एनर्जी। तो इनका फ्रैक्शन बहुत कम है, और जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है उनका भी फ्रैक्शन बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स, ठीक है, ये सारी जो इंटरमीडिएट एनर्जी रखते हैं, ये सारे पार्टिकल्स जो इंटरमीडिएट एनर्जी रखते हैं उनका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एनर्जी।
इनका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, ये आपके इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। ठीक है, तो these fraction of molecules possessing very high energy are capable of effective collision। ठीक है, तो ये इफेक्टिव ऑफ डूइंग इफेक्टिव कोलिजन। अब देखिए ये इफेक्टिव कोलिजन कॉज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि इनकी एनर्जी जो है वो आपकी एप्सिलॉन स्टार से ज़्यादा है या फिर उसकी इक्वल है। एप्सिलॉन स्टार अभी हमने डिस्कस किया था, ये रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पार्टिकल थ्रेशोल्ड रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी की इक्वल एनर्जी रखते हैं या उनसे ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, वही पार्टिकल रिएक्टेंट्स को आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। क्लियर, तो ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए इस आपके एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, यदि 1 मोल के लिए बात करते हैं, 1 मोल क्या होता है आपका, 1 एवोगैड्रो ऑफ मोल होता है। ठीक है, तो 1 एवोगैड्रो मोल को हम क्या लिखेंगे, Na से लिखेंगे इंटू एप्सिलॉन स्टार। इसकी वैल्यू जो होती है वो आपके E A के इक्वल होती है। E A क्या है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की जो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और रिएक्टिंग स्पीशीज जो है उनकी एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि आपके पास में मॉलिक्यूल्स है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है, लो एक्टिवेशन एनर्जी, यदि एक्टिवेशन एनर्जी लो है, कम एक्टिवेशन एनर्जी है, तो आपकी इसका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, Ni अपॉन Nt ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई हो जाएगा। अब देखिए यदि आपके पास मॉलिक्यूल्स है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है, जब एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम आगे देखते हैं कि आपके टेम्परेचर का इफेक्टिव कोलिजन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट देखिए अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे कैसे पड़ता है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का मीनिंग क्या है कि जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे इसके इफेक्ट को देखते हैं। तो हम दो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, एक तो T1
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, दूसरा लेते हैं T2 डिग्री सेल्सियस। ये T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो लेंगे वो T1 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपको ये पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। या फिर के की वैल्यू जो है वो भी डबल हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से इसको समझते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर्व प्लॉट कर रहा हूँ। तो कर्व किस किस के बीच में था, ये आपका NE/NT के बीच में था, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी E और आपका एनर्जी के बीच में। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। सबसे पहले हम T1 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये ग्राफ को मैंने प्लॉट किया, ठीक है। अब मैं इसी ग्राफ को T2 डिग्री सेल्सियस पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो T2 डिग्री सेल्सियस पे मतलब मैंने जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ग्राफ जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। उसकी पीक कम होगी, ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। तो मैं फिर से एक इस तरीके से ये ग्राफ फ्लैट हो रहा है, ओके। अब हम इसकी एरिया को देख लेते हैं। क्या करते हैं, एरिया को देख लेते हैं यहाँ से। तो ये पहले जो हमने बनाया था वो T1 डिग्री सेल्सियस पे था। दूसरा जो फ्लैट जो ग्राफ आपको मिला वो T2 डिग्री सेल्सियस पे आपको ग्राफ मिला, ठीक है। तो इसको मैं T2 डिग्री सेल्सियस लिखा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो फ्रैक्शन है, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो T1 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना एरिया मतलब इस एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं देखते हैं। यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है ABCD, ठीक है। तो T1 डिग्री सेल्सियस पर आपको एरिया कितना मिल रहा है, ABCD ये एरिया मिल रहा है। अब T2 डिग्री सेल्सियस पे देखिए ये एरिया आपका बढ़ जाएगा। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको एरिया बढ़ गया। तो T2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे हम E और इसको हम F लिख लेते हैं। तो एरिया हो जाएगा ABEF, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन कॉज करता है। यहाँ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी से और वो इफेक्टिव कोलिजन करती है। यही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो इंटरमीडिएट ये एक्चुअल में एक्सट्रीमली लो आपके एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स इस तरफ है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो आपने जो मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में इंटरमीडिएट एनर्जी रखते थे, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट एनर्जी रखते थे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स की ये देखिए यहाँ से एनर्जी, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर को गेन करके क्या करेंगे, एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी और वो आपके किस लेवल में आ जाएंगे, इस लेवल में आ जाएंगे मॉलिक्यूल शिफ्ट होके, ठीक है। और यहाँ पे ये इफेक्टिव कोलिजन कॉज करेंगे और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी इक्वल एनर्जी को वो गेन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा हुआ, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो मॉलिक्यूल्स किस तरफ शिफ्ट हुए, जो मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कॉज कर सकते हैं उस तरफ ये शिफ्ट हो गया, है ना। तो ग्राफ फ्लैट हो गया, मतलब आपके इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया और जो हायर एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो है वो आपको T2 डिग्री सेल्सियस पे एरिया आपको ज़्यादा मिला और T1 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में। तो ये एरिया जो है वो जस्ट क्या है, डबल एरिया है। यहाँ पे इस एरिया को आप देखेंगे तो ये के डबल एरिया है। डबल एरिया होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन है वो देखिए
10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका डबल हो गया। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन डबल क्यों हुआ, क्योंकि एरिया डबल है। एरिया डबल का मीनिंग क्या है कि इफेक्टिव कॉलिजन कॉज करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इफेक्टिव कॉलिजन कॉज करने वाले आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो आपका डबल हो जाता है। इससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी डबल हो जाती है। तो होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं आरेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, आरेनियस इक्वेशन की हम बात करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आरेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आरेनियस ने क्या किया था कि आपके एक रिलेशनशिप दिया था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, आरेनियस ने रिलेशनशिप दिया था रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में। तो देखिए ये रिलेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आरेनियस की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, देखिए के क्या है, रेट कांस्टेंट है के। ए क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। इसको बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं आरेनियस पैरामीटर। ये दोनों आरेनियस पैरामीटर हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए ये वाली चीज़ क्या है, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एक्चुअल में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, उसको हम ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी से शो करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो अब देखिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपके ग्राफ जो है वो लॉग के ग्राफ प्लॉट करना है, लॉग के और टेम्परेचर के बीच में, 1/T के बीच में। ठीक है, इसको तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखना है आपको, और हमको इस तरीके से लिखना है कि हम ये दोनों ग्राफ 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। तो देखिए लॉग लेंगे, लॉग के क्या हो जाएगा, लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, हम ऐसे लिखेंगे ln के इजिकल टू ln ए माइनस, अब इसका क्या होगा जब लॉग लेंगे तो ये आपका ई की पावर में है तो वो आपका सिंपली ई हट जाएगा, और ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी ई ए अपॉन आर इंटू 1/T को हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने लॉग लिया तो ई की पावर में वैल्यू जो है वो हट जाती है। क्लियर, तो अब देखिए अब ये ln को हम कैसे लिखेंगे लॉग की फॉर्म में, तो ऐसे बताया था मैंने, ln x क्या होता है 2.303 लॉग की बेस 10 x। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 2.303 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ln k को लिखेंगे हम 2.303 लॉग की बेस 10 में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉग k इजिकल टू 2.303 लॉग a माइनस ई ए
अपॉन आर टी। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे इस ई अपॉन आर टी को ई अपॉन आर टी को 2.303 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाकी सभी एज इट इज रखते हैं हम, और यहाँ पे 2.303 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ई अपॉन आर टी को 2.303 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एल एन की वैल्यू जो है उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एल एन के साथ में एल एन ए के साथ में, इसीलिए यही जो है 2.303 लॉग में इसी को लिखेंगे। क्लियर। इसलिए ई अपॉन आर टी को मैंने ऐसे ही लिखा, लेकिन अब हमको 2.303 की वैल्यू को हमको निकालना है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को हम अब निकाल देंगे। तो इसको कॉमन ले लिए यहाँ पे 2.303 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसको कट कर दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने कॉमन लेके कट कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लॉग के इजिकल टू क्या मिल जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी। अब देखिए ग्राफ लॉग के और 1 अपॉन टी में निकालना था, तो हम यहाँ पे ये लॉग के है और ये 1 अपॉन टी है। ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये ग्राफ लीनियर हो जाएगा। ठीक है। तो लीनियर ग्राफ में y की वैल्यू क्या है, लॉग के है, y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, आपका लॉग के को हमने y एक्सिस पे लिया, x एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल क्या है 1 अपॉन टी, ये आपका x एक्सिस पे आ गया। ठीक है। अब आपके पास में स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन आर, ये स्लोप है। ठीक है। क्योंकि हम x की वैल्यू क्या है, वेरिएबल c है, और log a क्या है, आपका इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, ये आपका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, तो y एक्सिस पे कहीं इंटरसेप्ट करेगा ये, तो मान लीजिए यहाँ इंटरसेप्ट किया। और ये स्लोप जो है माइनस में, माइनस ई अपॉन आर है, तो स्लोप नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट से हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है। क्यों करेंगे प्लॉट नीचे की तरफ, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा। अब देखिए आपका स्लोप कैसे है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू लॉग ए के इक्वल होगी। ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ये ग्राफ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू, देखिए इसमें से ये आपका माइनस हो रहा है, जब ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये पूरी वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा माइनस होगी इसमें से तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। इस इक्वेशन से देखिए आप, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये 1 अपॉन टी है ना, तो टी बढ़ाएंगे तो ई ए अपॉन आर टी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ई ए अपॉन आर टी कम हो जाएगा, लेकिन माइनस में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैं यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन आर टी बढ़ जाएगा। अब जब ये माइनस 1 अपॉन ई ए अपॉन आर टी ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी ये भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए जब ये पूरा बढ़ जाएगा तो आपकी के की वैल्यू बढ़ जाएगी।
मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए इस इक्वेशन से आप समझिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया तो ई ए अपॉन आर टी कम हो जाएगा, क्योंकि ये 1/T में है। ठीक है, तो ये ई अपॉन आर टी कम हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो माइनस ई अपॉन आर टी, ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वैल्यू जब बढ़ जाएगी माइनस ई अपॉन आर टी, तो ई की पावर में जो भी होगा वो बढ़ जाएगा, तो ई की पावर में ये पूरा ही वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ये बढ़ जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन ए से है, ये पूरी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो आपका कांस्टेंट ए, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, कैलकुलेटिंग ऑफ ई ए एंड ए, एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, के की वैल्यू जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, है ना। मेजरिंग द वैल्यू ऑफ के एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर हम T1 और T2 ले लेते हैं। तो देखिए T1 टेम्परेचर पे आपकी रेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू K1 होती है। ठीक है, मान लीजिए, और T2 टेम्परेचर पे आपकी रेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू KT होगी, K2 होगी। अब हम इक्वेशन को देखते हैं, वही जो हमने प्रीवियस इक्वेशन लिखी थी, log K इजिकल टू log A, जिसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया था, माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये हमको इक्वेशन मिली थी लास्ट, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, T1 और T2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए T1 पर इसकी वैल्यू K1 हो जाएगी, log A एज इट इज रहेगा, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, माइनस आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ही रहेगी अपॉन 2.303 RT1, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब T2 टेम्परेचर पे देखिए आप, एट T2 टेम्परेचर क्या हो जाएगा, log K2 इजिकल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब आप क्या करेंगे, ए में से बी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना है आपको, इसको घटा देना है, तो आप इसको घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए log को कॉमन ले लेंगे हम, या फिर एज इट इज रखते हैं। चलिए, log K2 माइनस log K1 एज इट इज रखा। अब log A क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अब ई ए अपॉन 2.303 क्या है, ये ई ए अपॉन 2.303, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ई ए अपॉन 2.303 ये कॉमन ले लिया, और क्या होगा, 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा ये। ओके, अब log K2 माइनस log K1 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, ये मतलब log A माइनस log B क्या होगा, log A अपॉन B लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 इजिकल टू ई ए अपॉन 2.303 R, यहाँ पे R नहीं लिखा था, 1/T1 माइनस 1/T2, इसको हमने, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ओके, देखिए ये इक्वेशन जो है आपके डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम में ली जाती है। अभी हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने ई ए से डिनोट किया था। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे आप कोल वगैरह कुछ भी है, तो ये क्या करते हैं कि आप जब केमिकल रिएक्शन इसमें करवाते हैं, या फिर इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे हम बर्निंग की रिएक्शन को लेते हैं, कंबर्शन की रिएक्शन लेते हैं, तो ये कोल जो है वो एक्चुअल में अपने आप तो बर्न नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बर्निंग के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होता है।
तो ये ऑटोमेटिकली बर्न नहीं होता। ये बर्न कब होगा? जब आप इसमें कुछ एनर्जी इसमें सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें सप्लाई करेंगे बाहर से किसी भी फॉर्म में, जब आप इसको हीट करेंगे, है ना, तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें सप्लाई करेंगे तब ये बर्न होगा। तो इस कोल की अपनी कोई एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी तो सफिशिएंट नहीं है इसको बर्न करने के लिए या फिर केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इसकी अपनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। तो ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होती है ना, तो वो सफिशिएंट नहीं होती केमिकल चेंज को ब्रिंग आउट करने के लिए। तो जब हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो केमिकल चेंज जो है वो आपका होता है, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और जब ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये दोनों आपकी मिलके क्या होगी? आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू को रीच करेगी, ठीक है। एनर्जी तो ETH लिख देता हूँ इसको, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू को रीच करेगी, तब रिएक्टेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को रीच करने के लिए या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शंस को आपको प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, या ब्रिंग आउट करने के लिए एक्चुअल में उसके पास कुछ अमाउंट में एनर्जी कम होती है, वो एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी के आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंदर हम क्या करेंगे? आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे E थ्रेशोल्ड माइनस E रिएक्टेंट, तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी की इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जब लो होती है तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो रिएक्शन जो है वो स्लो होती है, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कोल का। कोल एक्चुअल में ऑटोमेटिकली बर्न नहीं होता, मतलब कोई भी आपके सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन को ऑटोमेटिकली प्रोसीड नहीं करती है ना, कोई भी केमिकल चेंज ऑटोमेटिक नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी जो एनर्जी होती है वो उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कम होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी और आपकी जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, ये दोनों जब मिलके थ्रेशोल्ड एनर्जी को रीच कर देती है, ठीक है, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? इसका और इसका डिफरेंस होगी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की आपकी एनर्जी का डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है तो रिएक्शन फास्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो रिएक्शन स्लो होती है। होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।